हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्त, मैं रंजीत रॉय आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज आपके सामने जो वीडियो का हम कवर करने जा रहे हैं, ये वीडियो है आपका क्लास 11 का जो पहला चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, एनिमल्स इन प्रिजन, उसी का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, तो आइए हम आगे इसको बताने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, ये 2 पैराग्राफ तक पढ़ लिए थे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि एक हमारे जेल के पास में एक यूरोपियन भी मतलब कि लॉकअप था। वहाँ पे यूरोपियन कन्विक्ट कैदियों को यानी और एंड अदर केप्ट हियर, और अन्य कैदी भी यहाँ रखे जाते थे। वे आर ऑल्सो अलाउड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। यानी जो वो बता रहे थे कि जो एक विशेष अधिकार जो मिला हुआ था, सुबह शाम गेट के बाहर, जेल के गेट के बाहर जो 100 गज की जो दूरी टहलने के लिए जो मौका दिया गया था, ये मौका हम लोग के साथ साथ जो यूरोपियन कैदी थे उन लोगों को भी ये मतलब कि अवसर था कि वो भी सुबह शाम यानी 100 गज की दूरी वो टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उनको कैद में कर दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पैराग्राफ है यहाँ से शुरू हो रहा है, हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ जो लिखा है कि ओनली ए प्रिजनर, प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, हु हैज़ बीन कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है बंद करके रखना या जेल में रखना, फॉर ए लॉन्ग टाइम बिहाइंड हाई वॉल्स। यानी देखिए, जेल के आसपास में जो चारों बगल से जो दीवारें होती है वो काफ़ी ऊंची दीवारें होती हैं, ठीक ना। एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है अद्भुत, और साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मानसिक या मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य यानी कीमत। ऑफ दीज आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब बाहरी, वॉक मतलब बाहरी जो घूमने का जो है, बाहर का सैर करना। एंड ओपन व्यू, और जो बाहर का जो नज़ारा है। अर्थात देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो बात लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ हो रहा है हम आपको समझा रहे हैं। यानी कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि देखिए, केवल एक कैदी ही इन बाहर के जो ओपन जो व्यू है, जो बाहर के जो नज़ारे हैं और बाहर घूमने का जो ये मतलब कि जो सैर करना, इन सभी चीज़ों का एक अद्भुत और मानसिक जो महत्व है, इसका प्रशंसा, एप्रिसिएट, प्रशंसा वही कैदी केवल कर सकते हैं जिन कैदी को ऊंची ऊंची दीवारियों के अंदर बंद किया गया है। अर्थात कहने का मतलब कि आसपास का जो नज़ारा था और बाहर घूमने का, सैर करने का जो समय जो मिलता था, इन तमाम चीज़ों को, ये जो अद्भुत जो एक मानसिक जो ये मूल्य है, ठीक ना, इसका एप्रिसिएट यानी तारीफ वही एक मतलब कैदी कर सकता है जिसको ऊंची ऊंची दीवारियों के अंदर बंद किया गया है। ठीक है, क्योंकि बाहर जो लोग रहते हैं वो तो हमेशा उन दृश्यों को देख रहे हैं, बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, और तो वो उतना प्रशंसा नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी अगर किसी को समय मिलता है बाहर के नज़ारे देखने के लिए, खासकर कैदी को, और घूमने टहलने के लिए, तो तमाम उन चीज़ों को वो प्रशंसा करता है। ठीक है, तो यहाँ कुल मिलाकर यही कहने का अर्थ है कि केवल एक कैदी ही जो ऊंची दीवारें के अंदर जो बंद है ना, वही इन बाहर के सैर और खुले प्रकृति का जो सुंदर ये जो दृश्य है, इन दृश्यों के अद्भुत मानसिक मूल्यों की प्रशंसा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आगे कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि आई लव्ड दीज आउटिंग्स, और मैं इन सभी बाहर की चीज़ों को और बाहर में जो मैं सैर करता था, घूमता था, इन सब को मैं बहुत ही लव्ड यानी पसंद करता था। एंड आई डिड नॉट गिव देम अप। यहाँ देखिए, गिव अप का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, गिव अप।
ठीक है। तो कह रहा है कि हम इन बाहर के सैर को, बाहर के नज़ारे को, सब चीज़ को बहुत पसंद करते थे, बहुत हर चीज़ों से हम प्रेम करते थे। एंड आई डिड नॉट गिव देम अप इवन ड्यूरिंग द मानसून। यानी देखिए कह रहे हैं कि यहाँ तक, इवन का मतलब भी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इवन का मतलब यहाँ तक की अर्थ में भी किया जाता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, और द मानसून का मतलब जो बरसात का जो ऋतु है उसकी बात कर रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मैं मानसून के दौरान, बारिश होती थी ना, बरसात के समय के दौरान भी हम इसे गिव अप नहीं करते थे, मतलब इसको त्यागते नहीं थे, इसको छोड़ते नहीं थे। बाहर घूमना जाना जो हमें मौका मिला था सुबह शाम, इसको हम कभी छोड़ते नहीं थे। यहाँ तक कि बरसात के मौसम में भी हम घूमने जाते थे। फिर कह रहा कि वेन द रेन केम डाउन फॉर डेज इन टोरेंट। टोरेंट का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। और देखिए इसका एक फ्रेज भी होता है, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब भी होता है मूसलाधार बारिश, ठीक ना। ये भी एक फ्रेज होता है, कैट्स एंड डॉग्स। जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक ना, इट इज़। या टोरेंट भी होता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि फॉर डेज, कई दिनों तक यानी मूसलाधार बारिश होती थी ना, और तब भी हम बाहर सुबह शाम जो जाने का जो हमें मौका मिलता था उसको हम छोड़ते नहीं थे। यहाँ तक कि मतलब कि काफ़ी दिनों तक अगर वर्षा होती थी ना, तो होता क्या था कि एंड आई हैड टू वॉक, तब भी मुझे टहलना पड़ता था इन एंकल डीप वाटर। यानी कि खूब जब बारिश होती थी, काफ़ी दिनों तक बारिश होती थी, तो क्या होता है ना कि पानी जो है वो ज़मीन पे मतलब कि अच्छा खासा पानी हो जाता है। तो आप भी देखे होंगे कि जब हम लोग खूब बारिश होता है और पानी एकदम सतह पे भर जाता है, तो हम लोग जब टहलते हैं, घूमते हैं बारिश में, तो जो एंकल यानी वो जो टखना जो होता है पैर के नीचे का, ठीक ना, एंकलेट मतलब पायल होता है ना, जब महिलाएं जो पायल पहनती हैं, यानी उसके नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम एंकल डीप बोल सकते हैं। यानी कि पानी उतना लग जाता था जेल में, फिर भी हम उस पानी में भी यानी टहलते थे, घूमते थे। कभी हमने मतलब कि जो विशेष अधिकार मिला था सुबह शाम घूमने का, इसको हम छोड़ते नहीं थे। ठीक है दोस्त, आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं आई वुड हैव वेलकम्ड द आउटिंग इन एनी। यानी कि ये स्वागत करते हैं, ये बता रहे हैं कि मैं इन तमाम चीज़ों का स्वागत करता था और ये हमें बहुत। और यहाँ जो लिखा है कि आई वुड हैव वेलकम द आउटिंग इन एनी, यानी कि मैं हमेशा बाहर जाना, बाहर घूमना जो था, मैं इसे बहुत पसंद करता था। एनी प्लेस, और किसी भी जगह को, यानी बाहर का जो भी जगह था उसका हम बहुत ही आदर करते थे। फिर आगे यहाँ कह रहे हैं कि बट द साइट का मतलब होता है दृश्य या नज़ारा, ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज, यानी हिमालय का सबसे जो ऊंचा जो यानी कि जो दृश्य था ना, हिमालय इतना ऊंचा था, वो जो नज़ारा होता था नियर बाई, वो बहुत ही बेहतर लगता था वो नज़ारा। और इधर स्क्रॉल कर लें दीजिए, हाँ। फिर आगे कह रहे हैं कि वो नज़ारा इतना बढ़िया होता था, एंड वाज नियर बाई वाज एडेड जॉय, और ये हमारी खुशी को, यानी कि एडेड जॉय का मतलब होता है ना कि खुशी को और बढ़ा देना, यानी कि खुशी को जोड़ देना। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ऊंचे हिमालय का जो नज़ारा था ना, पास से देखने में यानी एक और हमें आनंद भर जाता था। विच वेंट ए लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वियरनेस ऑफ प्रिजन। अब प्रिजन का मतलब कैद, वियरनेस का मतलब होता है थकान, रिमूविंग का मतलब मिटाना। यहाँ लिखा है ना कि वेंट ए लॉन्ग वे टू, इसका मतलब होता है किसी हद तक, ठीक ना, यानी काफ़ी हद तक भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो नज़ारा हमें बहुत अच्छा लगता था। कौन सा? जब हम ऊंचे हिमालय के नज़ारे को जब देखते थे पास जाकर, तो वो मतलब कि नज़ारा और हमें आनंदित करता था। और जो भी जेल में बैठे बैठे, जो भी जेल में रहे जो थकानें होती थी ना, यानी इन थकानों को ना
काफ़ी हद तक थकान मिट जाता था, दूर हो जाता था। इट वॉज माई गुड फॉर्च्यून, और ये मेरा सौभाग्य था, दैट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, यानी लंबे समय तक, व्हेन आई हैड नो इंटरव्यू, यानी कभी कभी ऐसा होता था कि काफ़ी लंबे समय तक हमको अकेला रहना पड़ता था, कोई मुझसे मिलता नहीं था, ठीक ना। तो बता रहे हैं कि यहाँ है ना कि आई हैड नो इंटरव्यू, यानी किसी से जब हमें मुलाकात नहीं होती थी लॉन्ग पीरियड, लंबे समय से, एंड वेन फॉर मेनी मंथ्स, और काफ़ी महीनों तक, आई वॉज क्वाइट अलोन, क्वाइट का मतलब था बिल्कुल, अलोन का मतलब था अकेला, और जब मैं बिल्कुल अकेला था, आई कुड गेज, गेज का मतलब होता है ना ध्यान से देखना, गेज एट दिस माउंटेन्स दैट आई लव्ड, तो मैं इन पहाड़ी क्षेत्रों को बहुत ध्यान से देखता था, जिन्हें मैं प्यार करता था, और यह मेरे लिए क्या था, बहुत ही सौभाग्य था, यानी यह मेरे लिए सौभाग्य था कि लंबे समय के दौरान जब मुझे कोई मिलने नहीं आता था या कोई नहीं था मिलने के लिए, और जब मैं अकेले कई महीनों तक बिल्कुल अकेला था, तब मैं इन पहाड़ियों को ध्यान से देखता था जिसे मैं प्यार करता था, और ये मेरे लिए बहुत ही एक मतलब कि बेहतर पल था, और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं इन पहाड़ी दृश्यों को देख करके बहुत खुश रहता था। फिर आगे कह रहे हैं कि आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल, लेकिन मैं जब जेल के अंदर रहता था ना, तो मैं देख नहीं सकता था, क्योंकि जेल के अंदर से ये पहाड़ दिखाई नहीं देता था, बट लेकिन माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम, लेकिन मेरे मन में ना इस पहाड़ी क्षेत्र का दृश्य हमेशा रहता था, ठीक ना। ऐसा होता है कि कोई चीज़ को नज़र पे हमारा दिखता नहीं है, बट पहले अगर किसी चीज़ को हम देखे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो मेरे मन में है कि उसकी आकृति कैसी है, ठीक ना। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि लेकिन मेरे मन में वो दृश्य, वो नज़ारा हमेशा दिखाई देता था, रहता था, एंड आई वॉज एवर कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस, और ऐसा मुझे लगता था ना कि मैं इनकी नज़दीकी से, ठीक ना, यानी ये लिखा है ना नियरनेस, नज़दीकी, और कॉन्शियस का मतलब होता है एहसास, ठीक है। और मुझे ऐसा एहसास होता था कि मैं बिल्कुल पहाड़ के नज़दीक हूँ, एंड ए सीक्रेट इंटीमेसी, सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, और इंटीमेसी का मतलब होता है मित्रता, यानी घनिष्ठता या दोस्ती आप बोल सकते हैं, और सिम्स का मतलब होता है लगता था, ग्रो बिटवीन अस, और ऐसा लगता था कि हमारे और उस पहाड़ के बीच, हमारे और उस पर्वत के बीच एक घनिष्ठ संबंध जो है ना, वो ग्रो, वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता था। आगे देखिए क्या कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए किसी भी चीज़ से आप ज़्यादा नज़दीक जब रहने लगते हैं ना, तो घनिष्ठता और नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। तो यही बोल रहे हैं कि ऐसा लगता था कि मेरे और पर्वतों के बीच में एक गुप्त घनिष्ठता पनप रही थी, ऐसा मुझे लगता था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स का मतलब है चिड़ियों का झुंड, चिड़ियों का झुंड जो है, हैव फॉलोन हाई एंड अवे, यानी कि चिड़ियों का झुंड दूर और ऊपर उड़ गए, यानी कि अवे का मतलब दूर होता है, हाई का मतलब ऊंचा, और फॉलोन का मतलब उड़ना, यानी पक्षियों के झुंड ऊंचे और दूर उड़ गए। ए सोलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, और सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, और ड्रिफ्ट का मतलब होता है झुंड, यानी कि बादलों का अकेला झुंड। हैज़ गॉन, वो भी जा चुका है। वांडरिंग ऑन, वांडरिंग ऑन का मतलब होता है भटकना, ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिए क्या कह रहे हैं कि जब ये पहाड़ी क्षेत्रों को घूमने जाते थे और देखते थे ना, तो इनको ऐसा लगता था कि बहुत सारे पक्षियों के झुंड आकाश की ओर उड़ गए, ऊपर चले गए, और जो बादल दिखाई दे रहे बादल के झुंड, वो भी एकदम अकेले आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और लेकिन एंड आई सिट अलोन, लेकिन मैं अकेला बैठा रहता था। चिंग टिंग पिक, ये एक पिक जो चोटी है ना उसका नाम है। जैसे होता है ना कि हिमालय जो पहाड़ है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है ना, तो उसी तरह से ये भी एक चोटी है
और जो देहरादून जहाँ जेल है उसके पास जो ये हिमालय जो पर्वत है वहीं पे जो एक चोटी है जिसको चिंग तिंग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब हम अकेला हम अकेले वहाँ बैठे रहते थे, चिड़ियों का झुंड ऊपर जा रहा है, दूर दूर उड़ते हुए चला जा रहा है, बादल भी जा रहे हैं, बादलों का झुंड भी जा रहा है, पिक टावरिंग बियॉन्ड, वी नेवर ग्रो ट्राइड ऑफ ईच अदर द माउंटेन एंड आई। ट्राइड का मतलब होता है थकना, ईच अदर का मतलब एक दूसरे, और माउंटेन और पहाड़, और काफ़ी देर तक ना हम वहाँ अकेले बैठे रहते थे, ठीक ना। और कभी भी यानी कि ना हम पहाड़ से थकते थे ना पहाड़ हमसे थकता था, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ आगे बोल रहे हैं, आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं डरा हूँ या मुझे डर है, मैं भयभीत हूँ। आई कैनॉट से विद द पोएट, पोएट यानी ये पोएट कवि जो है, लो ताइपो एक कवि है जिनको कह रहे कि मैं उनसे नहीं कह सकता, दैट कि आई नेवर ग्रीव वेरी, कि मुझे कभी यानी इन पहाड़ियों से मैं थका नहीं हूँ, बट दैट वाज ए रेयर एक्सपीरियंस, लेकिन रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, लेकिन ये जो मेरा अनुभव था ना ये बहुत ही दुर्लभ अनुभव था। मतलब मैं कभी पहाड़ से नहीं थका हूँ ये मैं कह नहीं सकता था, ठीक ना, ली ताइपो कवि से। फिर आगे कह रहे हैं, एंड एज रूल आई फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन इट्स प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है जब हम क्या बोलते हैं इसके, प्रॉक्सिमिटी का मतलब लगभग के अर्थ में होता है, मतलब इसकी निकटता हम बता सकते हैं। करें कि कभी हम इसकी निकटता से कंफर्ट मतलब कि हम बहुत ही आराम महसूस करते थे जब हम इन पहाड़ी क्षेत्रों पे और जाते थे और घूमते थे। हम अपने अनुभव को, मेरा अनुभव जो था बहुत दुर्लभ था, ठीक ना, और नियमता या लिखा है ना कि एज ए रूल, नियमता आई फाउंड ग्रेट कंफर्ट, मैं पाता था एकदम ग्रेट कंफर्ट, बहुत ज़्यादा आराम, इन इट्स प्रॉक्सिमिटी, इसकी निकटता में, इसकी नज़दीकी में हमें बहुत सुकून मिलता था। इट्स सोलिडिटी एंड काम लुक्ड डाउन अपॉन मी विद द विजडम ऑफ मिलियन ईयर्स। और कहने का मतलब देखिए यहाँ मिलियन ईयर्स जो लिखा है ना, कहने का मतलब पहाड़ जो है वो पहाड़ एकाएक नहीं बन जाते हैं, ठीक ना, और बरसों बरसों तक इसमें समय लगता है और बरसों बरसों तक ये पहाड़ रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, देखिए यहाँ लिखे है ना कि सोलिडिटी का मतलब होता है दृढ़ता, जो एकदम दृढ़ से तरह से खड़ा है। काम का मतलब होता है शांत, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इट्स सोलिडिटी एंड काम लुक डाउन अपॉन मी विद द विजडम ऑफ मिलियन ईयर्स। यानी यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि ये पहाड़ों की दृढ़ता और उनके शांत जो स्वभाव है ना, लाखों वर्षों के ज्ञान से मुझे देखते थे, एंड मॉक्ड एट माई वेयरिंग मूड एंड सुथर्ड माई फेवर्ड माइंड। तब यहाँ करेंगे एंड मोक्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और वे मेरा मजाक उड़ाते थे एट माई वेयरिंग मूड्स का मतलब होता है बदलते मिजाज को, एंड सुथड माई फेवर्ड माइंड यहाँ लिखा है ना, या इसका मतलब होता है अशांत मन, और ये मेरे अशांत मन को क्या करते थे, शुद्ध कर देते थे, यानी शांत कर देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे कह रहे हैं कि स्प्रिंग एक ऋतु की बात हो गई, यानी स्प्रिंग ऋतु का मतलब कि जो वसंत जो ऋतु होता है उसकी बात कभी आगे कह रहे हैं कि स्प्रिंग वाज वेरी प्लीजेंट, और ये स्प्रिंग जो ऋतु था ये बहुत ही सुखद आनंददायक था, वसंत ऋतु की। अब ये बात आगे कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू
कि देहरादून में जब हम थे ना, तो जो स्प्रिंग जो सीजन था, वसंत जो ऋतु था, वो बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही सुखद, सुहावना था, ठीक है। एंड इट वॉज फार लॉन्गर वन देन इन द प्लेन विलोज। प्लेन्स का मतलब, विलोज का मतलब नीचे, और प्लेन का मतलब जो मैदानी जो इलाका होता है, यानी यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ लिखा है ना कि एज फॉर लॉन्गर वन देन, या तुलना के रूप में बता रहे हैं। करेंगे देहरादून में, देखिए जब मैं बसंत ऋतु में, जब हम देहरादून में थे तो वो ऋतु बहुत सुहावना था, और नीचे के मैदानी इलाके की तुलना में अगर हम बात करें तो यहाँ का वसंत ऋतु काफ़ी लंबे समय तक ये ऋतु रहता था। द विंटर हैड डिनोडेड ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज ऑफ देयर लिव्स। अब कह रहे हैं कि अगर बात वही करें विंटर सीजन की, शरद ऋतु में होता था कि ऑलमोस्ट लगभग ऑल ट्रीज ऑफ देयर लिव्स, यानी सभी पेड़ और उनकी पत्तियों से रहित होते थे। डिनोड का मतलब कि रहित होना, यानी किसी से वंचित रहना। अर्थात कहने का मतलब कि शरद ऋतु में पेड़ की जो पत्तियां होती थी, वो सभी पेड़ से सारी पत्तियां झड़ जाती थी, और वो पेड़ बिल्कुल यानी पत्तियों रहित होते थे। एंड दे स्टूड नेक्ड एंड बेयर, और वे पेड़ बिल्कुल यानी कि सूखे और नंगे, यानी पत्ते के बिना खड़े रहते थे। इवन 4 मैग्निफिसेंट पीपल ट्रीज, और 4 शानदार पीपल के यानी कि पेड़ भी थे, ठीक ना। वो कहाँ थे? विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट, यानी जेल के सामने का जो गेट था, मेन गेट, उसके सामने 4 शानदार पीपल के पेड़ भी थे। मच टू माई सरप्राइज, लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता, ड्रॉप नियरली ऑल देयर लिव्स, कि लगभग उन सारे चारों पीपल के पेड़ के सारे पत्ते लगभग नजदीक में गिर चुके थे। होता है जब पतझड़ ऋतु आता है ना, तो पेड़ के पत्ते तेजी से गिरने लगते हैं, और उसी ऋतु का ये जिक्र कर रहे हैं कवि। मुझे आश्चर्य होता था कि यहाँ तक कि पीपल के 4 शानदार जो पेड़ हैं, उनके भी पत्ते गिर जाते थे, और लगभग सभी पत्तियां गिरा देते थे पेड़, और जिससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। फिर आगे यहाँ कह रहे हैं, आगे लिखा है गॉन्ट का मतलब होता है कमजोर और सूखा। गॉन्ट एंड चीयरलेस, देखिए चीयर का मतलब खुशी होता है, आनंद होता है, लेकिन जब इसमें लेस जुट जाएगा ना तो ये उसका अपोजिट हो गया, यानी उदास हो जाता है। गॉन्ट एंड चीयरलेस दे स्टूड देयर, और वो पेड़ बिल्कुल उदास और कमजोर, सूखे उदास पेड़ पत्ते के बिना खड़े थे। टिल द स्प्रिंग एयर वार्म्ड देम अप अगेन एंड सेंट ए मैसेज ऑफ लाइफ टू देयर इनर मोस्ट सेल्स। अब यहाँ कह रहे हैं कि देखिए वे पेड़ जो कमजोर और सूखे उदास होकर वहां खड़े थे, जब तक कि उनमें वसंत की वार्म, या लिखे ना वार्म एयर वार्म, यानी जब तक वसंत की गर्म हवा उन्हें फिर से गर्म नहीं करती, और ना ही उनके इटरमोस्ट अंदरूनी सेल यानी कि अंदरूनी कोशिकाओं तक जीवन का संदेश नहीं पहुंचाती, तब तक यानी कि वो पेड़ वैसे ही पत्ते के बिना खड़े रहते थे। अर्थात कहने का मतलब जब पेड़ के पत्ते जब गिर जाएंगे तो नेचुरली उसमें हवा और धूप की रोशनी से ही वो फिर उसमें पत्ते आते हैं, तो उसी का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और तब कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल, सडनली अचानक देयर वाज ए स्टीर बोथ इन द पीपल्स एंड अदर ट्रीज and an air of mystery surrounded them as of sacred operation going on behind the scenes। चलिए हम एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पूरा अगर बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझने में। तो ये सडनली का मतलब अचानक, देयर वाज ए सटायर बोथ इन द पीपल्स, यानी कि देखिए सटायर का मतलब होता है हलचल, यानी कि ताजगी भरना, या ठीक ना। तो करके अचानक से पेड़, पीपल के जो पेड़ थे और अन्य जो पेड़ थे उनमें यानी कि अचानक से ताजगी, ठीक ना। पीपल के पेड़ और दूसरे पेड़ों में अचानक से ताजगी होने लगती थी।
एंड द एयर ऑफ माइस्ट्री सराउंडेड, और उन चारों ओर जो हवाएं, या माइस्ट्री लिखा ना, माइस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय, सराउंडेड यहाँ पे वातावरण हम बोल सकते हैं, डेम, और वो जो हवाएं होती थी उन्हें एक रहस्यमय वातावरण ने घेर लिया होता था, एज इफ मानो जैसे सीक्रेट ऑपरेशन, कोई गुप्त कार्य गोइंग ऑन जारी है, बिहाइंड द सेंस यानी कि पर्दे के पीछे कोई गुप्त कार्य चल रहा हो, इस तरह से। एंड आई वुड बी स्टटल्ड मतलब अचंभित होना, टू फाइंड लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पिपिंग आउट ऑल ओवर देम, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता था कि जब हम देखते थे, यानी कि नहीं होता है कि बहुत जल्दी यानी हम चकित हो जाते थे, क्योंकि छोटे छोटे, देखिए यहाँ लिखा है ना लिटिल, देखिए लिटिल बिट्स, ग्रीन पिप का मतलब होता है झांकना, यानी हम ये देखकर चकित हो जाते थे कि चारों ओर छोटी छोटी जो हरी पत्तियां हैं ना वो झांकने लगी हैं। आप भी देखिएगा आसपास गांव में अगर आते हैं या कहीं देखते हैं, जब पेड़ के पत्ते तेजी से गिर जाते हैं और गिरने के कुछ दिन के बाद उसमें मतलब छोटे छोटे पत्ते और अजीब सा हरा हल्का हल्का दिखने लगता है, ऐसा लगता है कि पत्तियां झांक रही हैं। तो बस उसी चीज का ये वर्णन कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब करेंगे इट वाज ए गे, इट वाज ए गे। देखिए ऐसे गे का मतलब एक समलैंगिक भी होता है, जिसको यानी छक्का लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ गे का जो अर्थ है वो आनंददायक का अर्थ दे रहा है। इट वाज ए गे, इट वाज ए गे एंड चीयरिंग साइड, और ये नज़ारा बहुत ही आनंददायक और उत्साहवर्धक होता था, वो देखकर बहुत खुशी मिलती थी। एंड देन वेरी रैपिडली का मतलब बहुत तेजी से, द लिव्स वुड कम आउट इन देयर मिलियंस, और लाखों की संख्या में पत्तियां निकल आती थी। एंड ग्लिसन, देखिए यहाँ पे ग्लिस्टेन नहीं पढ़ेंगे, देखिए एस और टी जब एक साथ आता है ना तो यहाँ पे एस हम पढ़ते टी को साइलेंट कर देते हैं, जैसे लिसन आप लिखते हैं लिसन, लिस्टेन नहीं पढ़ते हैं, यहाँ टी का उच्चारण नहीं होता है। तो यहाँ ग्लिसन का मतलब होता है चमक, इन द सनलाइट, सनलाइट का मतलब सूरज की रोशनी, एंड प्ले का मतलब हालांकि खेलना होता है, लेकिन यहाँ खेलने का अर्थ नहीं होगा, बल्कि पत्तियां जब लहराती हैं ना उसके सेंस में, अबाउट इन द ब्रिज, और ब्रिज का मतलब होता है हल्की हल्की ठंडी हवाएं। हालांकि एक ब्रिज साबुन भी आता है, स्पेलिंग यही होता है, लेकिन यहाँ पे उस साबुन का बात नहीं है, यहाँ पे हल्की हल्की ठंडी हवा कर देता है। अर्थात यहाँ कह रहे हैं, और ये जो दृश्य होता था ना बहुत ही आनंददायक और उत्साहवर्धक होता था कि काफ़ी तेज़ी से लाखों पत्तियां रैपिडली काफ़ी तेज़ी से निकल जाती थी, और सूरज की रोशनी में एक अजीब सी, उसकी रोशनी में, सूरज की रोशनी में ना एक चमक होती थी, और हल्की हल्की जब ठंडी हवाएं बहती थी ना, उन हल्की हल्की ठंडी हवाओं में ये लहराने लगती थी पत्तियां। हाउ वंडरफुल इज द सडन चेंज, अचानक सा ये जो बदलाव होता था, फ्रॉम बर्ड टू लीफ, यानी कली से पत्ती में अचानक जो ये बदलाव होता था, ये अचानक परिवर्तन, हाउ वंडर, कितना अद्भुत था, हम बता नहीं सकते थे, बहुत अच्छा लगता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन चीज़ों को जिक्र किया है। देखिए इस कविता में काफ़ी वो नेचुरली प्रकृति से रिलेटेड बहुत अच्छी बात कहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आगे हम अगले वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, हैव ए गुड डे।